बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स की हमारा 9th क्लास का जो सिलेबस चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर हम जो है वो 3 कर रहे थे। उसके अंदर अब हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो इसका फ्रिक्शन का टॉपिक आज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, यानी ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन का एक टॉपिक है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन का मतलब ये है कि एक ऑपोजिट फोर्स है। फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए या किसी भी बॉडी को उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए ये ज़रूरी है। अब देखिए, हमने कहा था कि न्यूटन ने कहा था कि इट शुड कंटिन्यू टू मूव वो कांस्टेंट वेलोसिटी, बट प्रैक्टिकली वी ऑब्जर्व दैट इट इवेंचुअली स्टॉप। अब हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ उसने कहा कि अगर आप किसी बॉडी को मूव करवाते हैं तो वो कभी भी रुकेगी नहीं अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, विजिबल एक्सटर्नल फोर्स जो है ना उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए। बट हम जानते हैं कि अगर हम एक बॉल को हिट करें तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। वो फ्रिक्शन की फोर्स है, एयर की फ्रिक्शन हो सकती है, ज़मीन के साथ उसकी फ्रिक्शन हो सकती है। सो डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन दैट स्टॉप द बॉल? यस, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड दैट अपोज द मोशन ऑफ द बॉल। वो कहते हैं उसके अलावा कोई फोर्स है। इसलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आया था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ना वो हमारी इस अर्थ में एप्लीकेबल क्यों नहीं है। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक बॉडी को मूव करवा दिया वो तो हमेशा के लिए मूव हो रहनी चाहिए। क्योंकि उसने तो ये तो कहा था, लॉ ऑफ इनर्शिया यही तो था कि बॉडी अपनी प्रॉपर्टी को, बॉडी अपनी मूवमेंट को मेंटेन रखती है। सो ये फ्रिक्शन का हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब है कि इसका जो इफेक्ट जो है ना फ्रिक्शन का, ये आगे की तरफ बढ़ता है। यानी ये आगे की तरफ बढ़ने का मकसद, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये एनर्जी लॉस करवाता है, एनर्जी वेस्ट होती है इसके अंदर। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन है और उसके मशीन के जो दो जो है ना वो पार्ट्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वियर एंड टीयर पैदा होगी, मशीन ख़राब होगी। सो देखें ना, अब अगर हमारे दोनों हाथ हम उसको रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो ये क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन से हीट जनरेट हो रही है इसके अंदर। व्हेन वी रब और hand, heat is produced due to friction or other our hand become warm. Similarly, the temperature of machine rises due to the friction between the moving part that can cause may problem. ये तो हमारे पास एक जनरल बातें आ गई। Shooting of the star seen in the sky at night also happen due to friction of air. There are also actually asteroids that enter the earth atmosphere. यानी वो जो कुछ पत्थर होते हैं यानी स्टार के जो पोर्शन होते हैं वो भी एयर फ्रिक्शन की वजह से जो है ना वो क्या होता है, वो टूट कर ज़मीन पर गिरते हैं या सम टाइम एयर के अंदर जो है ना वो डिस्पोज हो जाते हैं। हमारे पास दो टाइप की फ्रिक्शन है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरी जो है ना हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर फर्दर टाइप है, रोलिंग फ्रिक्शन होती है। मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन बता देता हूँ। द फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइड सरफेस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं ये राइट कर रहा हूँ ना तो ये मेरी इस पेज और इस पेन की जो निब है उसके दरमियान जो है ना वो फ्रिक्शन है, दैट्स वाई मैं राइट कर पा रहा हूँ। जब मैं ज़मीन पर चलता हूँ तो हमारी ज़मीन, हमारे पाँव की और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। अगर देखें ना, आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें, ऑयली फर्श कर दें यानी फ्लोर को ऑयली कर दें, फ्रिक्शन कम होगी तो आप अच्छी चल नहीं पाएंगे उसके ऊपर। सो द फ्रिक्शन जो है ना वो एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात है, अभी रोलिंग फ्रिक्शन की बात नहीं हमने की। तो अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तरफ। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी है? स्टैटिक का मतलब, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, देखिए वो कहते हैं एक टेबल है, टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमने ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड है और एक उसके बाद ना यहाँ से ना हमने एक बिल्कुल टेबल के कॉर्नर पे एक पुल्ली सी लगा कर ना एक वेट यहाँ एक लगा दिया और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड होती है, हमने पीछे सारी फोर्सेस पढ़ ली हुई हैं। वो कहता क्या होगा, जैसे ये वेट जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगा ना, ये वाला वेट, तो ये आगे की तरफ जाएगी। अब ये आगे किसकी वजह से जाएगी? टेंशन की फोर्स जो इस वेट और इस बॉडी के दरमियान इस रस्सी पर है। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो इसको रोकती है। वो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पर है? वो टेबल और इस बॉक्स यानी जो भी बॉक्स पड़ा हुआ है उसके दरमियान जो है ना जो फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। सो यहाँ पर है कि वो जो है ना फ्रिक्शन इसको रोक रही है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। व्हेन अ वेट इज पुट ऑन द पैन, तो यानी यहाँ पर हमने वेट डाला, इक्वल टू द सम ऑफ दिस वेट एंड द वेट ऑफ द पेन एक्ट ऑन अ ब्लॉक। अब ये जो वेट ऑफ द पेन है ना इस एक्ट करेगा, दिस फोर्स टेंड टू पुल द ब्लॉक, ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा। बट
At the same time, the opposing force appear that does not let the block move. This is the static friction जो इस पेज उसके ऊपर लगा. काइनेटिक फ्रिक्शन को है. इफ वी काइनेटिक का मतलब क्या होता है, देखो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. अगर मैं इस पेन के ऊपर वेट ऐड करी जाऊँ तो क्या होगा कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता आने की बजाय ना अचानक ही नीचे की तरफ आएगा, तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी ना वो ख़त्म हो जाएगी. सो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है. इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट इन द पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप, अ स्टेज विल कम when the block starts sliding on the horizontal surface. This is the limit of the static friction that is equal to the total weight including the pan. When the block is sliding, friction still exists. It is known as the kinetic friction. अब जब वेट ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाएगी. फ्रिक्शन तो होगी लेकिन वो कम हो जाएगी. इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. अब हमारे पास ये टॉपिक जो है ना शॉर्ट के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट. टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? देखिए मैं आपको ना पहले अपने लफ्ज़ों में बता देता हूँ, सिंपल ना. टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है ना, फ्री फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो उसके ऊपर ना एक फोर्स लग रही है. उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. एज वी नो कि जो भी चीज़ ज़मीन की तरफ आती है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है ना वो ग्रेविटी है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. अब वो कहते हैं अगर एक बॉडी नीचे आ रही है ना, तो वो नीचे आ रही है, तेज़ी से नीचे आई जा रही है, लेकिन सेम टाइम ना उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है. हम जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है. वो हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस की फोर्स हो सकती है, और अपवर्ड फोर्स जो है ना वो उसको क्या कर रही है, जितनी तेज़ी से वो नीचे आ रहा है ना उतनी तेज़ी से वो उसके ऊपर लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. तो अब जितनी तेज़ी से वो नीचे आएगा वो फोर्स उतनी तेज़ी से उसके ऊपर लगेगी. एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो ऑपोजिट फोर्स है, जिसको हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, वो दोनों बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो देन ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आप पैराशूटर देख लें, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा. पहले तो बहुत तेज़ी से आ रहा था ना, अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है, यानी एक सेम वेलोसिटी के साथ. इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. अब मैं वही बात सारी आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्री fall, it accelerate with the gravitational amount, but practically the acceleration may be different. Air resistance play an important role. वही जो मैंने कहा ना ऊपर की तरफ लग रही होती है. वो कहता है अगर हम एक बॉल को ड्रॉप करें and a piece of the styrofoam of the same weight from a certain height, they will hit the ground at the same time only if there were no air resistance. वो कहते हैं देखें अगर एक बॉल है और एक जो है ना वो फोम है, दोनों का वेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट अगर हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करके ना दोनों को नीचे गिराए ना, तो दोनों सेम ग्रेविटी की वजह से, चूँकि ग्रेविटी सेम है ना, तो वो इकट्ठी जो है ना वो फॉल करेंगे. सो वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट ये है, इफ़ वी वाज फाउंड दैट द फास्टर ऑब्जेक्ट फॉल द मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सर्टेड ऑन इट. अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से बहुत नीचे की तरफ तेजी से आ रहा है ना, तो उसके ऊपर एक्सर्टेड हो रही है एयर फोर्स. Speed is finally attained at which the upward force of air resistance balance the downward force of the gravity. वो कहते हैं एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स जो ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है और अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस की फोर्स जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लग रही है, दोनों बराबर हो जाती हैं. When this happen the object stop accelerating. तो एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी ना, चूँकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो क्या होता है, एज वी नो ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. तो जब वेलोसिटी चेंज होना ही बंद हो गई है तो एक्सेलरेशन भी जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी ज़ीरो. तो वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है ना ऑब्जेक्ट नीचे आएगा. दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनल वेलोसिटी. तो ये अब हमारे पास आ गया. फिर ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट है कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना वो क्या होती है. रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, और रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या है कि द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन सो फार इज द स्लाइडिंग. देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ सरफेस. यानी आप पहिया ये देखें ना, ये रोलिंग फ्रिक्शन है, ये वाली कार का जो टायर है. इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट जो है ना लगेजेस होते हैं उनके नीचे टायर लगे होते हैं. तो इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व द बॉडी विद व्हील फेसेस लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू द बॉडी ऑफ द सेम साइज विदाउट व्हील. ये तो हमें सिंपल, इसमें तो कोई टेक्निकल बात भी नहीं है. सो बॉल बेरिंग आल्सो प्ले द सम इम्पोर्टेंट रोल एज प्ले बाय द व्हील. Many mechanics in industry are designed with a ball bearing so that the moving part roll on a ball bearing and friction is greatly reduced. बॉल बेरिंग जो है ना वो क्या होते हैं कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है ना. देखिए ना टायर घूम रहा है तो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट उसका कम होता है एट सेम टाइम के ऊपर ना.
The reason for the rolling friction is less than the sliding friction is there is a no relative motion between the wheel and the surface over which it roll. The wheel touches the surface only at a point. It does not slide. ये इसका जवाब है कि why rolling friction is less than the sliding friction. ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता होता है कि आप मेथड बता दें फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के, या आप 2-3 पॉइंट जो है ना हम कर लेते हैं. द पार्ट विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश, यानी जो पार्ट आपस में रगड़ खाएंगे ना उनको पॉलिश करके रखें. सिंस द फ्रिक्शन ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन द सॉलिड सरफेस द ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट, यानी कि आप जो है ना वो मूविंग पार्ट को लुब्रिकेट कर दें. रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. बॉल बेरिंग को यूज़ करके जो है ना वो आप काम कर सकते हैं. ये 3 पॉइंट इनफ होंगे. अब हमारे पास जो टॉपिक आता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक था, इन्होंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के चैप्टर बुक में ऐड किया, मोमेंटम एंड इम्पल्स. देखिए मोमेंटम के बारे में तो हम जानते हैं ना कि मोमेंटम का फार्मूला मैथ इनटू वेलोसिटी. एक बॉडी है, उसका एक स्पेसिफिक मैथ है और उसकी वेलोसिटी है, तो ये मोमेंटम है. लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि जिसमें एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है लेकिन वो फोर्स का टाइम बहुत छोटा है. फॉर एग्जांपल एक फास्ट मूविंग बॉलर ने बॉल करवाई है और बैट्समैन ने उसके ऊपर जो है ना वो हिट कर दिया. अब अगर मैं आपसे पूछूं बॉल का और बैट का कॉन्टैक्ट जो है आपस में कितनी देर रहा, तो उस सेकंड का भी कोई बहुत कम फ्रैक्शन होगा. सो सपोज दैट अ बाइसाइकिल राइडर एंड अ हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड, विच वन कैन स्टॉप इजीली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी. It is common observation that the quantity of the motion in moving body depend on a mass and the velocity. Greater the mass, the greater will be the quantity of the motion. Similarly, greater the velocity, the greater will be the quantity of the motion. यानी वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है भारी है उसका मास, और एक ऑब्जेक्ट है कम है उसका मास. तो देखिए अब मोमेंटम जो है ना 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर भी वेलोसिटी के ऊपर भी. तो एक ऑब्जेक्ट जो जिसका मैथ ज़्यादा है और एक ऑब्जेक्ट जिसका मैथ कम है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिसका मैथ ज़्यादा है ना उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसको रोकना ज़रा मुश्किल हो जाएगा. द मोमेंटम ऑफ द मूविंग बॉडी जो है ना वो इसका फार्मूला, ये स्केलर क्वांटिटी है. ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया ना, और इसको न्यूटन सेकेंड भी लिखते हैं. इम्पल्स को हम ज़रा देख लेते हैं, इसको ज़रा आप लोगों ने समझ लेना है. वो कहते हैं कि व्हेन अ बॉल हिट बाय द बैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉल वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. ऐसा ही है ना कि बॉल और बैट के अंदर जो कॉन्टैक्ट हुआ है शॉट के दौरान सेकंड्स का भी कम हिस्सा है. इन सच केसेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. अब यहाँ पर कितनी फोर्स जो है ना बैट ने बॉल पर लगाई है, ये तलाश करना मुश्किल है, फाइंड करना. सो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टाइम इंटरवल को भी मल्टीप्लाई करवा दें फोर्स के साथ. अब मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी VF माइनस VI ओवर T. ठीक हो गया. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड, अब वो कहते हैं हम फाइंड करने जा रहे हैं, हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है हमें, न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं F इज इक्वल टू ma. तो मैंने क्या किया, इस m की जगह तो m रहने दिया, a की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा V और डेल्टा T. और डेल्टा V का मतलब क्या होता है VF माइनस VI. अब मैंने ये जो डेल्टा T है ना मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया फोर्स से, तो मेरे पास फार्मूला बन गया F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T इंटू M VF माइनस VI. इसका मतलब ये है कि अगर मैं फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ ना, तो ये अब मेरे पास वो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो बहुत कम वक्फे के लिए लगी है. इसको फिर हम मोमेंटम नहीं बोलेंगे, इसको फिर हम इम्पल्स बोल देंगे. शो दैट, अब ये क्वेश्चन क्या बता रही है, F एंड डेल्टा T कैन नॉट बी एग्जैक्टली नोन बट देयर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू द चेंज ऑफ द मोमेंटम. अब ये अगर हमें नहीं भी पता ना, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि एक बॉडी जिसका मैथ ये था, इसकी वेलोसिटी ये थी, तो उसके ऊपर कितना जो है ना वो हमारे पास मोमेंटम फोर्स अप्लाई हुई है. सो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ द फोर्स. व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द इम्पल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइन द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी मोमेंटम ही बताता ना कितनी फोर्स लगी है, तो मोमेंटम जब शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम में लगे तो फिर हम इम्पल्स फाइंड करते हैं. तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों तरफ हमने डेल्टा T से डिवाइड करवा दिया, यानी यहाँ पर भी डेल्टा T से डिवाइड करवा दिया, यहाँ पर भी डेल्टा T से डिवाइड करवा दिया. तो ये तो कट गया इधर से, तो यहाँ F बच गया और ये मेरे पास ये फार्मूला आ गया. वेयर डेल्टा V इज़ द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P और गिव द वैल्यू ऑफ द फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम. तो ये मेरे पास जो है ना ये फार्मूला आ जाएगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का है. तो ये अब हमारे पास पूरा टॉपिक कंक्लूड हो गया. यानी ये अच्छा टॉपिक था, आपने इसको लाजमी तैयार करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है.
तो ये भी अब हमारा टॉपिक डन हो गया। अब हमारे पास जो एक आधा टॉपिक रह गया है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इंशाल्लाह इसको हम करवा के देन आपको फिर इसके न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी करवा देंगे।